Hi friends, welcome to Civils Guru IS and welcome to What and How to Prepare CSET Learn through PYQ series. Thanks for all the overwhelming support that I have received from your part and valuable suggestions. So let's start this part and I hope it will be very helpful for all of you. Keep suggesting and keep reading. All the best. Let's move on. So now moving to question number 35. Question 35. तो अब एक्चुअली क्या है, इट्स बेसिकली अब बहुत से लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे कि हम सम करते हैं कितना। इक्वेशन जो बनेगी पहले वो देख लेते हैं। इट इज आस्किंग दैट हाउ मेनी सेकंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकंड्स। सेकंड्स पूछ रहा है यहाँ पे कि कितने सेकंड्स होंगे इतने टाइम में। तो बेसिकली क्या है, हम शुरू करते हैं। अगर एक्स वीक है तो सिंगल वीक में हाउ मेनी डेज, 7 days इन ईच वीक। ईच डे देयर आर 24 hours। In every hour there are 60 minutes. In every minute there are 60 seconds. Plus next is x days. X days हैं 24 hours. Each hour is 60 seconds, 60 minutes. Each minute is 60 seconds. Plus x hours. X into 60 into 60 plus x minutes. X into 60 तो इतने seconds plus x। तो हमें क्या है, बेसिकली इनका सम करना है और बता देखना इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। अब आप देखो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे 60 इंटू 60 ये 3600 इंटू 7, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप 3 भी कैलकुलेट करते हो 3 इंटू 7 21,000 के आसपास, और इसमें ये सम हो रहे हैं सारे। तो आपका ये क्वेश्चन तो नहीं होगा और ये क्वेश्चन इसका है भी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता। अब ये दोनों में क्या है, कितने का डिफरेंस है, एक का है। तो इसको ऐड करने की जगह आपको क्या देखना है कि ये यूनिट प्लेस पे सिर्फ डिफर कर रहा है, 1 पे, यहाँ 0 पे। अब क्यों, यहाँ पे एक x है, जब आप इस पूरे को सम करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। अगर आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये आंसर यहीं से क्लियर है कि ये कितना होगा, 1x। ये क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर हम नंबर्स का सम करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो उसी तरह हम आप आगे देखेंगे कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। तो ये क्वेश्चन वहां से, डेट मीन्स कि आपको प्री के लिए एक और टॉपिक मिल गया है कि नंबर के एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इट सेज P, Q, R, S, T and U are 6 members of a family. R is the spouse of Q. U is the mother of T and S is the daughter of U. P is the daughter is T and R son is P. Two couples in the family. तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से एक कोई स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये बेसिकली ब्लड रिलेशन का है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका, क्या कहते हैं, सीसेट का या जनरल एप्टीट्यूड का, मेंटल एबिलिटी का। तो आप इसको जो है जरूर रेडी रखें क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो हम क्या कहते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को शॉर्टलिस्ट कर देते हैं और हम प्लस से डिनोट करेंगे मेल को और माइनस से डिनोट करेंगे फीमेल को। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन है, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, बट वी आर नॉट श्योर कि कौन फीमेल है कौन मेल है। यू इज द मदर ऑफ टी। यू नेगेटिव, यहाँ पर मदर ऑफ टी, रिलेशन मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, ये एस मान लेते हैं। सेकंड इज एस इज द डॉटर ऑफ यू। ये हो गया, यहाँ पे डी से डॉटर मान लीजिए, एस इज द डॉटर ऑफ यू। पी इज डॉटर इज टी। पी इज दिस, ये डॉटर है, टी, टी इज द डॉटर। ठीक है, सिंस यू इज द मदर ऑफ टी और पी, तो ये मेल जेंडर होगा। डेट मीन्स यू एंड पी आर स्पाउस, एक स्पाउस ये हो गया। आर सन इज पी, आर सन इज पी, राइट। ये हमारे पास बन गई इन्फॉर्मेशन। अब हमें क्या देखना है कि इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। क्यू पी टी, ग्रैंड टी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ क्यू, बट क्यू का हमें पता नहीं है कि जेंडर क्या है, तो ग्रैंड फादर नहीं बता सकते फॉर श्योर। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, सेम, क्योंकि जेंडर नहीं पता, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हमें नहीं पता, तो ये वाली भी चीज गलत हो जाएगी। आर इज द मदर ऑफ पी। आर इज द मदर ऑफ पी, नहीं बता सकते, रीजन बीइंग कि आर का जेंडर नहीं पता, ही मे बी फादर और शी मे बी मदर, तो ये भी नहीं करेक्ट है। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। टी है, शी इज अ फीमेल और उसके ग्रैंड पेरेंट है आर और क्यू, तो ये ग्रैंड डॉटर है क्यू की, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो ये सिंपल सा है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें कुछ सिंबल्स रखते हैं देखने के लिए, और उस सिंबल्स में बेसिकली हमें ये देखना रहता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है और दो के बीच रिलेशन क्या है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे उसको एक, इसको हम कहते हैं फैमिली ट्री कह सकते हैं आप।
फैमिली ट्री बना के हम उसका आंसर देते हैं, जो कि बहुत आसान है। आपने देखा होगा अभी, मतलब 2 मिनट के आसपास का टाइम या 1 मिनट के आसपास का टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में, 2 मिनट मान लीजिए मैक्सिमम। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, नेक्स्ट अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका क्या है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि डेटा सफिशिएंसी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उसमें से आपको यही निकालना है कि हाँ ये कैसा क्वेश्चन है, फिर उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ फार इज दिस सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू, दैट मीन्स पी से क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। फिर है क्या, सिटी क्यू इज स्टेटमेंट 1 है, सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर, सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर and city P is 43 kilometer from city R. City P is 43 kilometer from city R. Okay. Which one of the following is correct? Statement 1 alone is sufficient to answer the question. चलिए, ये स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट 1 पे देखते हैं। अगर हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली आंसर नहीं बता सकते तो इनसफिशिएंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सपोज करिए P ऐसे है, Q ऐसे है और R ऐसे है, तब क्या हो जाएगा, ये 18 दिया हुआ, Q से 18 है डिस्टेंस है। P से Q की डिस्टेंस निकल सकती है, नहीं निकल सकती, तो 1 alone is not sufficient। 2 देखते हैं, पी क्यू आर, पी से आर की डिस्टेंस कितनी है 43, क्यू से आर की डिस्टेंस कितनी है 18। इस केस में यहाँ कितनी वैल्यू निकल जाएगी आपकी 25। बट अगर ये ऐसे हुआ तो पी आर क्यू, पी से आर के बीच की डिस्टेंस ये, फिर पी से क्यू की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, सॉरी ये स्टेटमेंट आपने 18 नहीं यूज करनी थी यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट 1 का है। तो आप तो 2 में तो वैसे भी नहीं निकाल सकते अलोन सफिशिएंट, अलोन ये दोनों सफिशिएंट नहीं है स्टेटमेंट। थर्ड इज, अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं, सपोज करिए दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर देते हैं, तो क्या हमारे पास कोई यूनिक आंसर आ सकता है? अगर यूनिक आंसर आता है तो सफिशिएंट है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दो केस लेते हैं आपका, पी क्यू आर, पी आर क्यू। ये तो नहीं पता ना कौन किसके आसपास है, हमें पी से क्यू निकालना है। क्यू से आर की डिस्टेंस हमें पता है कितनी 18, पी से आर की डिस्टेंस कितनी है 43, तो पी टू क्यू कितना हो जाएगा 43 माइनस 18 दैट इज 25। बट इस केस में पी से आर की डिस्टेंस कितनी है 43, बिटवीन क्यू एंड आर इट इज 18। ओके, तो क्यू से क्यू के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 61 किलोमीटर। दैट मीन्स 25 भी आंसर हो सकता है, 61 भी आंसर हो सकता है। और ये तो लीनियर की बात होगी, अगर सपोज करिए ऐसे होता पी क्यू आर, तब और भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ सकते थे। तो हमें क्या देखना है कि एक यूनिक आंसर आ रहा है, दैट इज 1 और 1 और 1 प्लस, दैट मीन्स मोर देन 1। अगर 1 प्लस है दैट मीन्स मोर देन 1 है, दैट मीन्स कि एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता सकते, तो ये गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर होगा आपका डी, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे देखने हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट्स हैं, एग्जैक्टली वही चीज है। ये आपका स्टेटमेंट 1 और कंक्लूजन है, दैट मीन्स कि इन दो स्टेटमेंट्स को देखना है और कंक्लूजन को देखना है। इन दो स्टेटमेंट्स को ट्रू मानना है और देखना है कि इनमें कौन कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। अभी ये आई गेस शायद 4th और 5th क्वेश्चन है। तो इन जनरल क्या होता है कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्राइव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन जनरल अगर दो स्टेटमेंट्स होती हैं तो हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ये वेन डायग्राम ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। विद प्रैक्टिस इट कैन बी कमांडेड। ऐसा देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑल पेन्स आर बुक। तो अगर हम पेन्स को पी से डिनोट करते हैं, सपोज करिए ये सारा सर्कल जो पी है, ऑल पेन्स आर बुक्स, तो ये भी हो सकता है, ये बुक का सबसेट होगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि ऑल पेन्स आर बुक्स, बट कुछ बुक्स ऐसी होंगी, देयर आर सम बुक्स व्हिच वुड नॉट बी पेन, ये भी तो हो सकता है ना। दूसरी स्टेटमेंट क्या है आपकी, नो चेयर इज अ पेन। दैट मीन्स कि अगर एक सर्कल हम ऐसा चेयर का बना दें जिसको सी से डिनोट करते हैं, तो एक पेन पी बना दें, दैट मीन्स नो चेयर इज अ पेन, सिमिलरली नो पेन इज अ चेयर। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब हम आपका क्या इसको S1 S2 कंक्लूजन C1 देखते हैं। ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स नहीं हो सकता। रीजन क्यों नहीं हो सकता, मतलब एग्जैक्टली श्योर शॉट नहीं हो सकता, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये यहाँ पे सी हो जाए, इससे तो नहीं मिल रहा, या फिर सी इसके अंदर भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी दोनों है, हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि कंक्लूजन 1 ट्रू होगा। तो कंक्लूजन 1 जो हमारा है कि ऑल चेयर्स आर बुक, इनकरेक्ट है, C1 इज इनकरेक्ट। C2 देखिए, सम चेयर्स आर पेन, सम चेयर्स आर पेन नहीं पॉसिबिलिटी, बिकॉज नो चेयर इज अ पेन,
तो जो कंक्लूजन 2 है वो तो स्टेटमेंट 2 से ही इनकरेक्ट है, उसको वेरीफाई कर देगा, उसका नेगेशन है। कंक्लूजन 3 इज ऑल बुक्स आर चेयर्स, नॉट पॉसिबल कि ऑल बुक्स आर चेयर्स, बिकॉज अगर ये ट्रू मानते हैं कि ऑल बुक्स आर चेयर्स तो क्या होगा, सम पेन्स आर चेयर, तो यहाँ पे कुछ कॉमन तो होना चाहिए था, जो स्टेटमेंट 2 को नेगेट कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 3 को भी देख लेते हैं, वो भी नहीं फॉलो कर रही। फोर्थ है नो चेयर इज अ बुक, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिक आंसर होना चाहिए। तो अभी क्या की चेयर वाली कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि नो चेयर इज अ बुक, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये हो सकता है नो चेयर इज अ बुक, वो भी ट्रू होगा, इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। और अगर चेयर अंदर है तो भी यही होगा कि चेयर बुक्स हो भी सकती हैं और चेयर बुक्स नहीं भी हो सकती हैं। तो कंक्लूजन जो 4 है आपका वो भी फॉलो नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। तो ऑप्शंस देखते हैं, ओनली कंक्लूजन 1 नहीं, करेक्ट पूछा है, नहीं, ओनली कंक्लूजन 2 नो, बोथ कंक्लूजन 3 एंड 4 नो, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, तो करेक्ट आंसर होगा डी। तो वेन डायग्राम से इन जनरल यूपीएससी 2 स्टेटमेंट्स देती, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है तो 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, अदरवाइज अगर करना होता तो 1 मिनट से 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, राइट। और बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 मिनट में आप कर सकते हैं या 1.5 मिनट्स में कर सकते हैं, ये श्योर शॉर्ट आंसर्स देते हैं आपको। और मैथ्स की प्रॉब्लम की सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको श्योर शॉर्ट आंसर पता होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये देखिए अगेन से वही है, 1 2 3 स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन 1 2 3। इसको भी हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपका क्या कहता है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, अगर डी से डॉक्टर के वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करें और टी से टीचर्स को, तो ऐसे दैट मीन्स ये जो कॉमन पार्ट है ये डॉक्टर्स भी हैं टीचर्स भी हैं। ओके, S2 देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, इफ टी इज टीचर इंजीनियर्स, दैट मीन्स ऑल द टीचर्स, ये जितने टीचर है सारे इंजीनियर, बट पॉसिबिलिटी ये भी कि कुछ इंजीनियर ऐसे होंगे जो टीचर नहीं होंगे। S3 देख लेते हैं, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ऐसे डिनोट कर दीजिए। तो ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, बट कुछ साइंटिस्ट ऐसे होंगे जो इंजीनियर नहीं होंगे। तो हमें कंक्लूजन देखना है। C1 देखते हैं, C1 कह रहा है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए अब स्टेटमेंट 2 और 3 को कंबाइन कर दीजिए, जो 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ कैसा वेन डायग्राम बनेगा बड़ा सा, जिसमें सबसे अंदर T, उसके अंदर E, उसके बाहर S, दैट मींस ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। तो हम S1 और इस दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो हम इसको भी देख सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, ये देने को 3 स्टेटमेंट्स दे दी हैं आपको, बट कंबाइन करके आप देखेंगे तो ये दोनों का मिक्सअप है। अब C1 देखिए, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, कैसे, सम टीचर्स आर डॉक्टर्स बट ऑल टीचर्स आर साइंटिस्ट आल्सो, तो सम साइंटिस्ट कैन बी डॉक्टर्स आल्सो। मतलब ये है सीधा सा कि कुछ टीचर्स यहाँ पे देखिए डॉक्टर हैं और सारे टीचर्स क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। तो क्या होगा कि कुछ टीचर जो यहाँ होंगे वो डॉक्टर भी होंगे और वो साइंटिस्ट तो है ही, तो सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स आल्सो, तो C1 इज करेक्ट, C1 इज ट्रू। C2 देख लीजिए, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये ट्रू नहीं है। रीजन, इंजीनियर्स कुछ हो सकते थे जो टीचर है और कुछ टीचर डॉक्टर है, तो सम इंजीनियर्स कैन बी डॉक्टर, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं। C2 नहीं होगा आपका। C3 देख लीजिए, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑब्वियसली सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, कुछ टीचर्स डॉक्टर्स हैं और सारे टीचर्स क्या है, इंजीनियर है। तो इसमें का एक पार्ट जो डॉक्टर होगा वो इंजीनियर भी तो होगा, तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, तो C3 करेक्ट आंसर है। तो अब हम देखते हैं, ओनली कंक्लूजन 1 नहीं, ओनली कंक्लूजन 2 नहीं, करेक्ट पूछा है आपका, कंक्लूजन 1 एंड 3 C, ये करेक्ट आंसर है इसका, राइट। तो सिलोजिज्म के 5 to 8 क्वेश्चन आपके हर आ रहे हैं साल में। ठीक है, तो इसको भी प्रिपेयर करना है, राइट। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी लिस्ट में, 1 2 3 करके, जो मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं, राइट। तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ दिस ईयर। There are 8 students A, B, C, D, E, F, G, and H sits around a circular table, equidistant from each other, facing the center of the table, not necessarily in the same order. B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. A sits between E and D, and F sits in between B and H. Which one of the following is definitely correct? कुछ कंडीशन दे रखी हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जब अगर आप क्या कहते हैं सी सेट का देखेंगे, मतलब आप कैट की प्रिपरेशन में या एसएससी की प्रिपरेशन, बहुत कॉमन क्वेश्चन की बेसिकली एक सर्कुलर टेबल है, उसके अराउंड फेस करते हुए सेंटर है, सेंटर के अराउंड फेस करते हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज को ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है। अब चलिए आइए हम देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या क्या दे रखी हुई है। सबसे पहले क्या है, बी एंड डी सिट नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, दैट मीन्स अगर हम पहली कंडीशन को देखेंगे तो बी डी, सपोज के सेंटर में सी, बी डी, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ नहीं बैठेंगे इसके आगे, और ना ही ऐसे हम इसको मान लीजिए डिनोट करते हैं अपोजिट ओ से, यहाँ भी नहीं बैठ सकते ये लोग अपोजिट में इसके, राइट।
दूसरी कंडीशन क्या है, ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, दैट मीन्स ई डी ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, ई और डी, सेकंड कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, बी एच एफ। इसमें क्या होगा कि डेफिनेटली करेक्ट पूछ रहा है, मे भी करेक्ट नहीं, डेफिनेटली करेक्ट पूछ रहा है, दैट मीन्स कि आपको डेफिनेट आंसर आएगा, इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट होगी जो डेफिनेटली ट्रू होगी, तब आपका आंसर सही माना जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे हम फिक्स करते हैं किसको, ए को, ओके। दो पॉसिबिलिटीज अपने पास बनेंगे, ऐसे करके एक ए यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए ए पे क्या कंडीशन है, ए सिट्स बिटवीन ए एंड डी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम सब ये रख लेते हैं ई को, यहाँ पे डी को, यहाँ पे डी को, यहाँ पे ई को। तो सेकंड कंडीशन तो यही कहती है, यही होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि बी एंड डी आर नीदर एडिशन टू दिस। अब हम रख के देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज। अगर हम बी को यहाँ प्लेस करते हैं, बी को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, तो बी को यहाँ प्लेस करता हूँ, एफ यहाँ हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट नहीं आ सकता सी के, लेकिन सी यहाँ आ सकता है और जी यहाँ आ सकता है। ये हो गया आपका कंडीशन। सपोज करिए हम इसको देते हैं 1 डॉट, 2 में क्या हो जाएगा, सपोज करिए 2 में फिर हम ऐसे बनाते हैं ए ई डी, 1 2 3 4 5, राइट। अब क्या है, यहाँ पे हम सपोज करिए रख लेते हैं क्या, बी एफ एच है, यहाँ पे एच एफ बी भी तो आ सकता है। अब सी कहाँ आएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, रीजन बिंग कि सी अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं कंडीशन 1 वैलिड हो जाएगी, और सी अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी क्योंकि डी का एडजेसेंट आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स ऐसे नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसमें क्या आ सकती है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं करते, अब बी को यहाँ प्लेस कर देते हैं, बी एफ एच, ठीक है। सी यहाँ नहीं आ सकता और सी यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि एडजस्टेंट हो जाएंगे इसके, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, दो कंडीशन ऐसे ही खत्म हो गई। अब हम क्या करते हैं, सपोज करें नेक्स्ट क्या है, मूव करते हैं एच एफ बी। अब देखिए सी को यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, बट सी यहाँ प्लेस हो सकता है और जी यहाँ प्लेस हो सकता है ना। तो ये भी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ये कंडीशन ऑलरेडी फॉलो हो रही है, और ये तीसरी। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास ये बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसमें से बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, नहीं, क्योंकि इस यहाँ से तो नहीं आ रहा है, और ये दोनों कंडीशन इसको बोले तो स्टेटमेंट 1 तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगी आपकी। हम ऐसा नहीं कि मतलब सारे कंडीशंस निकालने बैठ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटी आ रही है और अगर उसका आंसर यूनिक नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों अरेंजमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, और अगर ये सारे स्टेटमेंट इससे गलत हो जाते हैं तो हम यहीं तक रुक जाएंगे, राइट। सी सिट्स अपोजिट टू जी, नहीं, सी सिट्स अपोजिट टू ई है, यहाँ पे सिर्फ एक में है, यूनिक नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। ई सिट्स अपोजिट टू एफ, नहीं, ई सिट्स अपोजिट टू एफ कहाँ है, कहीं नहीं, ये भी गलत। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, दैट मींस हमें सारे कॉम्बिनेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसने क्या पूछा था, डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। अगर ये पूछ लेता मे बी करेक्ट, तो फिर क्या होता कि अगर कोई भी एक ऐसी, मान लीजिए 1 2 निकाली है, फिर हम 3 भी निकालते हैं, हम 4 भी निकालते हैं, हम 5 भी निकाल लेते हैं, उसमें से किसी एक में ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती, किसी एक में, जैसे सी सिट्स अपोजिट टू जी है, तो यहाँ पे देखिए सी जी के अपोजिट है ना, यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रू मान लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली करेक्ट पूछा है इसने, तो दैट मीन्स कि वो सारी जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे सब में सही होना चाहिए, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी कॉम्बिनेशन को निकालने की। ओके, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये भी देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और कितना मिनिमम कैलकुलेशन आप करके उसको वहीं पे खत्म कर सकते हैं। आप बाद में आके उसको सॉल्व करिए, कोई इशू नहीं, बट एग्जामिनेशन हॉल में मिनिमम कैलकुलेशन, नंबर ऑफ स्टेप्स मिनिमम रखिए, टाइम सेव करिए और करेक्ट आंसर निकालिए। ओके, चलिए, क्योंकि अभी सी सेट का पेपर लंबा होने लगा है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 इज डन।